हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। लास्ट लेक्चर में हमने कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के तीन चार टॉपिक डिस्कस किए थे, जैसे एंटी एंजाइनल ड्रग्स, एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स और एरिथमिया के ड्रग्स। तो आज हम लोग बात करेंगे इस लेक्चर में। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे प्लाज्मा एक्सपेंडर से। तो प्लाज्मा एक्सपेंडर क्या होते हैं, इनका क्या यूज होते हैं और हम लोग किस कंडीशन में इन लोग को मतलब इन ड्रग्स को हम लोग देते हैं। तो प्लाज्मा एक्सपेंडर वो ड्रग होते हैं या फिर वो एजेंट होते हैं जो हम जब भी बॉडी के अंदर फ्लूइड की कमी हो जाए और ब्लड या फिर प्लाज्मा फ्लूइड की कमी हो जाए, उस कंडीशन के अंदर हम लोग प्लाज्मा एक्सपेंडर का यूज करते हैं। तो प्लाज्मा एक्सपेंडर आर द सॉल्यूशन और एजेंट यूज टू इमीडिएट मेंटेनेंस ऑफ ब्लड वॉल्यूम। जो अपनी ब्लड वॉल्यूम है उसको मेंटेन करने के लिए हम लोग प्लाज्मा एक्सपेंडर को देते हैं इन केस ऑफ हाइपोवॉल्यूमिक सिचुएशन। तो जो अपनी बॉडी है, बॉडी के अंदर ब्लड का वॉल्यूम कौन सी कंडीशन में डिक्रीज होगा, तो मतलब जो हाइपोवॉल्यूमिक कंडीशन अराइज हो रही, तो मतलब उसकी अलग अलग स्टेजेस हो सकती हैं। कौन सी कंडीशन, हाइपोवॉल्यूमिक कंडीशन या तो आरटी हो जाए, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट, उस कंडीशन में बॉडी से फ्लूइड लॉस हो जाए तो तब हाइपोवॉल्यूमिक कंडीशन अराइज हो जाएगी। जो ब्लड का वॉल्यूम है वो डिक्रीज हो जाएगा। या फिर कोई डिसीज कंडीशन जैसे एनीमिया है, एनीमिया के अंदर भी मतलब फ्लूइड वॉल्यूम डिक्रीज हो जाता। या कोई अदर डिसीज कंडीशन है, या फिर वर्न कोई भी पेशेंट वर्न का है तो वर्न की कंडीशन के अंदर बॉडी के अंदर जो ब्लड वॉल्यूम और जो प्लाज्मा वॉल्यूम है वो डिक्रीज हो जाती और वो हाइपोवॉल्यूमिक कंडीशन के अंदर आ जाते। तो ये ड्रग हाइपोवॉल्यूमिक कंडीशन को ट्रीट करने के लिए बेसिकली दिए जाते हैं, ठीक है ना। तो इनको बोलते हैं प्लाज्मा एक्सपेंडर। तो और अलग और इनकी दूसरी डेफिनेशन क्या हो सकती, तो प्लाज्मा एक्सपेंडर आर द एजेंट विच रिस्टोर ब्लड और प्लाज्मा वॉल्यूम। जो प्लाज्मा और ब्लड वॉल्यूम उसको रिस्टोर करने के लिए जो एजेंट यूज करते हैं हम लोग उन्हीं को बोलते हैं प्लाज्मा एक्सपेंडर्स। तो हम लोग को अभी एक मतलब कारण पता चल गए कौन कौन से कारण है जिसकी वजह से ब्लड वॉल्यूम डिक्रीज हो सकता है या फिर प्लाज्मा वॉल्यूम डिक्रीज हो सकता है। तो या फिर वर्न की कंडीशन अराइज हो जाए, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हो जाए, आरटी हो जाए, या कोई पेशेंट को पहले से डिजीज कंडीशन है, डिहाइड्रेशन हो जाए, उन सब कंडीशन के अंदर जो ब्लड वॉल्यूम है और जो प्लाज्मा वॉल्यूम है वो डिक्रीज होता है। तो अब इसकी मोड ऑफ एक्शन की बात करें तो मोड ऑफ एक्शन मतलब ये जो प्लाज्मा एक्सपेंडर ड्रग्स हैं वो कैसे मतलब वर्क करते हैं। जितने भी प्लाज्मा एक्सपेंडर ड्रग है वो हाई मॉलिक्यूलर वेट ड्रग होते हैं, ठीक है ना। तो जो इनका मॉलिक्यूलर वेट होता है वो बहुत ज्यादा हैवी होता। तो जो प्लाज्मा एक्सपेंडर है वो आईवी दिए जाते हैं इंट्रावेनसली, मतलब डायरेक्ट ब्लड वेसल के अंदर हम लोग इन ड्रग को एडमिनिस्टर करते हैं। तो जैसे हमारी कोई ये ब्लड वेसल है, ठीक है ना, तो ब्लड वेसल के अंदर हमने ये इन्फ्यूज कर दिया अपना प्लाज्मा एक्सपेंडर। जब ये प्लाज्मा एक्सपेंडर ब्लड वेसल के अंदर जाएंगे तो हाई जो इनका जो मॉलिक्यूलर वेट है वो बहुत ज्यादा है। और जो यहाँ पे जो ब्लड वेसल है, ब्लड वेसल के अंदर जो सॉल्यूट का कंसेंट्रेशन है, तो सॉल्यूट का कंसेंट्रेशन ब्लड वेसल्स के अंदर इंक्रीज हो जाएगा। और जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है उसके अंदर सॉल्यूट का कंसेंट्रेशन डिक्रीज रहेगा। जो एक्स्ट्रा सेल्स है मतलब ब्लड वेसल्स के बाहर के सेल्स, जो ये सराउंडिंग में जो ECF एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, तो इसके अंदर जो सॉल्यूट का कंसेंट्रेशन होगा वो कम होगा। तो जो मतलब जो लिक्विड है, जो भी मतलब फ्लूइड है वो मूव करता है लोअर कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट से लेके हायर कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट। तो जो सराउंडिंग की जो है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है, तो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड शिफ्ट होगा, मतलब बाहर से शिफ्ट होगा ब्लड वेसल के अंदर। क्यों शिफ्ट होगा, क्योंकि जो ब्लड वेसल है उसके अंदर सॉल्यूट का कंसेंट्रेशन बढ़ गया और जो बाहर के जो सराउंडिंग सेल है उधर सॉल्यूट का कंसेंट्रेशन कम है। तो लोअर कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट से ट्रांसफर होते हैं हायर कंसेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूट। तो ये इसका मोड ऑफ एक्शन है, मतलब ऐसे ये वर्क करते प्लाज्मा एक्सपेंडर, ठीक है ना। तो अब बात कर रहे हैं मतलब आइडियल प्लाज्मा एक्सपेंडर। तो प्लाज्मा एक्सपेंडर के मतलब आइडियल प्लाज्मा एक्सपेंडर या फिर प्रॉपर्टीज कौन कौन सी हो सकती हैं। तो वो प्लाज्मा एक्सपेंडर हम लोग यूज करेंगे जो मतलब इजीली अफोर्डेबल होंगे, मतलब तुम आराम हर कोई मतलब कॉमन पर्सन भी सोसाइटी का उनको मतलब अफोर्ड कर सकता और इजीली अवेलेबल मतलब हर जगह पे मिल जाए। तो प्लाज्मा एक्सपेंडर अफोर्डेबल होने चाहिए और इजीली अवेलेबल होने चाहिए। नेक्स्ट, इट इज रिमेन स्टेबल फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ टाइम, मतलब ये स्टेबल होने चाहिए, बहुत ज्यादा इनके अंदर वेरिएशन है। जैसे टेम्परेचर बढ़ जाए तो मतलब इनके अंदर रिएक्शन होंगे, मतलब ये खराब हो जाए। जैसे वैक्सीन के अंदर क्या होता है, वैक्सीन मतलब हीट और फोटो सेंसिटिव होती है, तो उनका एक पर्टिकुलर टेम्परेचर मेंटेन करके रखते हैं 2 से 8 डिग्री सेल्सियस, उसी टेम्परेचर पे स्टोर करते हैं। तो बट ये मतलब ये सेंसिटिव नहीं है, इनको हम लोग रूम टेम्परेचर पे भी स्टोर कर सकते हैं
और मतलब इनको मतलब ट्रांसपोर्ट भी कर सकते हैं इजीली वन प्लेस टू अनदर। तो ये बहुत ज्यादा सेंसिटिव नहीं है, स्टेबल कंपाउंड है। नेक्स्ट, इट शुड बी नॉन पायोजेनिक और नॉन एंटीजेनिक। मतलब ये ऐसे एजेंट है, मतलब जब भी हम तुम पेशेंट को दोगे तो पेशेंट के अंदर जाके किसी भी केमिकल रिएक्शन का फॉर्मेशन नहीं कराते, और ना ही कोई ऐसे एंटीजन के फॉर्म में होते कि कोई एंटीबॉडी डेवलप्ड हो जाए। जब एंटीबॉडी डेवलप्ड हो जाएगी तो वहां पे मतलब जो इनका एक्शन है वो रिड्यूस हो जाएगा, तो ये नॉन एंटीजेनिक इन नेचर होते हैं। नेक्स्ट, इट शुड नॉट बी इंटरफेयर विद द ब्लड ग्रुपिंग। तो ये मतलब ब्लड ग्रुपिंग के साथ कोई भी मतलब क्रॉस मैचिंग या फिर मिस मैचिंग शो नहीं करते, ना कोई मतलब रिएक्टिविटी शो नहीं करते ब्लड के साथ। तो ये नॉन रिएक्टिव होते विद ब्लड। तो ये मतलब आइडियल प्लाज्मा एक्सपेंडर के मतलब वो प्रॉपर्टीज है। अब नेक्स्ट बात कर रहे हैं कौन कौन से हम लोग प्लाज्मा एक्सपेंडर यूज करते हैं। जो कॉमनली जो यूज होते हैं प्लाज्मा एक्सपेंडर, जिनसे मतलब प्लाज्मा वॉल्यूम और जो ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज करते हैं, तो उसमें जो मोस्ट कॉमन प्लाज्मा एक्सपेंडर है वो है ह्यूमन इंसुलिन है, ठीक है ना। ह्यूमन इंसुलिन, वो ह्यूमन एल्ब्यूमिन को यूज करते हैं, ये प्रोटीन होती है एल्ब्यूमिन। तो ह्यूमन एल्ब्यूमिन को हम लोग यूज करते, डेक्स्ट्रान को भी यूज करते, डिग्रेडेड जेलेटिन पॉलीमर को यूज करते, पॉलीविनाइल पायरोलिडोन को यूज करते, हाइड्रोक्सी स्टार्च को यूज करते। तो ये हमारे कॉमनली जो यूज्ड होते हैं प्लाज्मा एक्सपेंडर वो है 4-5, ठीक है ना। तो हम लोग सबसे पहले बात कर रहे हैं ह्यूमन एल्ब्यूमिन की। तो जो ह्यूमन एल्ब्यूमिन है वो किस कंडीशन में दी जाती है, जब भी कोई भी पेशेंट हाइपोवॉल्मिक की कंडीशन में हो, या फिर बर्न हो गया हो, या शॉक हो गया हो, या फिर हाइपोप्रोटीमिया हो गया हो, प्रोटीन की डेफिशिएंसी, और एक्यूट लीवर फेल्योर। इन कंडीशन के अंदर हम लोग ह्यूमन एल्ब्यूमिन का यूज करते हैं। ये एक प्लाज्मा एक्सपेंडर है। जब भी ब्लड वॉल्यूम और प्लाज्मा वॉल्यूम डिक्रीज हो जाती, उस कंडीशन के अंदर हम लोग ह्यूमन एल्ब्यूमिन देते हैं। वो मेंटेन करती है ब्लड वॉल्यूम और प्लाज्मा वॉल्यूम को, और जो नॉर्मल स्टेट है उसको मेंटेन करती है। जब भी मतलब डेफिशिएंसी होती है ब्लड वॉल्यूम की, तो उस कंडीशन में जो इलेक्ट्रोलाइट वगैरह होते हैं वो भी डिस्टर्ब हो जाते, तो उसके अंदर जो अपनी बॉडी के जो नॉर्मल फंक्शनिंग होता है वो भी बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो जाता है। तो उसको मेंटेन करने के लिए हम लोग ह्यूमन इंसुलिन एल्ब्यूमिन का यूज करते हैं। इट कॉजेज समटाइम हाइपर सेंसिटिविटी और फ्लूइड ओवरलोड, बट सम कंडीशन में हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन भी शो करती है, जैसे रेसेस वगैरह हो जाते हैं बॉडी पे, इचिंग वगैरह होने लगती है। तो मतलब बहुत ज्यादा मतलब बहुत रेयर शो करती है हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन, हमेशा शो नहीं करती है, कभी कभी किसी किसी पेशेंट में। और फ्लूइड ओवरलोड भी हो सकता है इससे। फ्लूइड ओवरलोड हो जाएगा तो फिर बीपी भी बढ़ने के चांसेस हो जाते हैं। तो उसको भी हम लोग को ध्यान रखना पड़ता है। जब भी हम लोग प्लाज्मा एक्सपेंडर देते हैं तो सबसे पहले ये ध्यान रखेंगे कि जो जिस पेशेंट को हम लोग दे रहे हैं उसके अंदर जो फ्लूइड ओवरलोड ना हो जाए। अगर फ्लूइड ओवरलोड हो जाएगा तो बीपी की प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है ना। तो ये जो अवेलेबल होता है वो 5% और 20% के फॉर्म में अवेलेबल होता है। 5% एंड 20% 100 ml ऑफ द इन्फ्यूजन। जो 100 ml का इन्फ्यूजन आता है उसके अंदर 5% और 20% ह्यूमन एल्ब्यूमिन होता है। अब जो नेक्स्ट जो है प्लाज्मा एक्सपेंडर वो है डेक्स्ट्रान। तो डेक्स्ट्रान एक पॉलीसैकेराइड है। पॉलीसैकेराइड मीनिंग एक शुगर कंपोनेंट है, शुगर का डेरिवेटिव है, शुगर से मिलके बनता ही अपना डेक्स्ट्रान। ये अवेलेबल होता है 2 फॉर्म के अंदर, एक तो डेक्स्ट्रान 70 और दूसरा होता है डेक्स्ट्रॉन 40। और ये थ्रोम्बोसाइटोपिनिया कंडीशन के अंदर नहीं देते। थ्रोम्बोसाइटोपिनिया वो कंडीशन है जिसके अंदर जो प्लेटलेट है वो मतलब प्लेटलेट का काउंट डिक्रीज हो जाता, उनका प्रॉपर फॉर्मेशन नहीं होता। तो इस कंडीशन के अंदर हम लोग डेक्स्ट्रान को नहीं देते। और जो इसका जो एक्शन है वो 24 घंटे तक शो होता है, ठीक है ना। और जो इसका इफेक्ट रहता है वो लगभग 1 वीक तक रहता है। नेक्स्ट इज डिग्रेडेड जेलेटिन पॉलीमर। ये भी एक प्लाज्मा एक्सपेंडर है, ठीक है ना। तो ये बेसिकली पॉलीपेप्टाइड प्रोटीन से मिलकर बना हुआ है, और ये ऑब्टेन करते हैं ऑक्सटेल नाम का एक सब्सटेंस है, उससे ये मिलकर बना हुआ होता है डिग्रेडेड जेलेटिन पॉलीमर। और ये बेसिकली पॉलीपेप्टाइड है, प्रोटीन से मिलकर बना हुआ है। इसके मॉलिक्यूलर वेट की बात करें तो मॉलिक्यूलर वेट है इसका अप्रोक्स 30,000 के लगभग इसका मॉलिक्यूलर वेट है। तो जो ये मतलब प्लाज्मा वॉल्यूम को और ब्लड वॉल्यूम को इंक्रीज करता है, तो इसका जो इफेक्ट होता है वो लगभग 12 घंटे तक शो होता है, ठीक है ना। और इसके अंदर कोई भी एंटीजेनिक प्रॉपर्टी नहीं है। एंटीजेनिक प्रॉपर्टी मतलब बॉडी के अंदर जाने के बाद कोई भी केमिकल रिएक्शन करा के एंटीजन और एंटीबॉडी रिएक्शन कराना और एंटीबॉडी का प्रोडक्शन कराना, ऐसा कोई सब्सटेंस नहीं है। तो ये नॉन एंटीजेनिक इन नेचर है। अगर इसके मतलब ये अवेलेबल है, अवेलेबिलिटी की बात करें तो ये 3.5% के सॉल्यूशन में अवेलेबल है
एंड 500 ml मतलब लिक्विड और फ्लूइड के अंदर। ठीक है, अब बात कर रहे हैं इसके कॉन्ट्रा इंडिकेशन। तो मतलब कौन कौन सी कंडीशन में ये लोग इस फ्लूइड को हम लोग नहीं देते हैं। तो कॉन्ट्रा इंडिकेशन की बात करें तो हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन में, हाइपर सेंसिटिविटी कंडीशन वहां पे नहीं देते हैं। रीनल फेल्योर, किसी की किडनी प्रॉपर वर्क नहीं कर रही है, वहां पे एक्सक्रीशन की प्रोसेस प्रॉपर नहीं हो पा रही है, तो उस कंडीशन के अंदर भी नहीं देते हम लोग। या फिर पल्मोनरी एडिमा, पल्मोनरी एडिमा हो गया लंग्स के अंदर, तो उस कंडीशन के अंदर भी नहीं दे सकते। और CHF कंजेस्टिव हार्ट फेल्योर, उस कंडीशन के अंदर नहीं देते। और एनीमिया, ये कुछ एक कंडीशन है जिस कंडीशन, अगर ये कंडीशन किसी भी पेशेंट को, तो वहां पे हम लोग इस प्लाज्मा एक्सपेंडर को नहीं देते हैं। अब जो नेक्स्ट है वो है हाइड्रोक्सी इथाइल स्टार्च। ये नेक्स्ट प्लाज्मा एक्सपेंडर है जिसकी हम लोगों ने बात की थी। तो हाइड्रोक्सी इथाइल प्लाज्मा स्टार्च है ना, तो इट इज अ डेरिवेटिव ऑफ स्टार्च, मतलब जो स्टार्च होता है कार्बोहाइड्रेट, उनसे मिलकर ये बना होता है हाइड्रोक्सी इथाइल और स्टार्च। ठीक है ना, तो मतलब ये डेरिवेटिव है स्टार्च का। इट इज सिमिलर टू एल्ब्यूमिन, जो मतलब इसका जो फंक्शन है, जो ह्यूमन एल्ब्यूमिन था जो प्लाज्मा एक्सपेंडर, उसी की तरह सिमिलर इसका फंक्शन है। ठीक है ना, स्टेबल एट द रूम टेम्परेचर, मतलब जो इसकी स्टेबिलिटी ठीक ठाक है, जल्दी ये किसी से रिएक्ट नहीं करता, रूम टेम्परेचर पे ये स्टेबल रहता है। इट इज नॉट इंटरफेयर विद द ब्लड ग्रुपिंग, जब भी हम इसको देते हैं तो ये ब्लड के साथ कोई भी क्रॉस मैचिंग या मिसमैचिंग शो नहीं करता। अब बात करें इसके साइड इफेक्ट की, हाइड्रोक्सी इथाइल स्टार्च के साइड इफेक्ट की बात करें तो वोमिटिंग, माइल्ड फीवर, इचिंग, फ्लू लाइक सिम्टम्स। ठीक है ना, और डोज की बात करें तो डोज हम लोग देते हैं 30 से 60 ग्राम एंड 500 से 1000 ml फ्लूइड के अंदर। ठीक है ना, 30 से 60 ग्राम देते हैं 500 से लेकर 1000 ml फ्लूइड के अंदर। अब जो नेक्स्ट है वो है पॉलीविनाल पायरोलिडोन। तो पॉलीविनाल पायरोलिडोन है वो सेमी सिंथेटिक है, मतलब इसका मतलब आर्टिफिशियली बनाया जाता है, सिंथेटिक पॉलीमर है। और जब भी हम मतलब ये बहुत ज्यादा रेयर कंडीशन के अंदर दिया जाता है, क्योंकि जब भी हम लोग ये देते हैं तो ब्लड ग्रुपिंग के साथ इंटरफेयर करता है, उससे कोई केमिकल रिएक्शन शो करता, तो इसको बहुत रेयरली हम लोग देते हैं, मोस्टली टाइम इसको अवॉइड ही करते हैं। बाकी जो सबसे ज्यादा दिया जाता है वो डेक्स्ट्रान है। ठीक है ना, जो डेक्स्ट्रान है सबसे ज्यादा यूज होता है प्लाज्मा एक्सपेंडर, मोस्ट अफोर्डेबल है, मोस्ट इजीली अवेलेबल है, और इसके साइड इफेक्ट भी बहुत कम है, और सबसे ज्यादा प्लाज्मा एक्सपेंडर के तौर पे हम लोग डेक्स्ट्रान को यूज करते हैं। एंटी प्लेटलेट ड्रग्स, तो प्लेटलेट का फंक्शन क्या होता है, जब भी कहीं इंजरी लगती है स्किन और स्किन रप्चर हो जाती है, इंटीग्रिटी ब्रेक होती है, तो उस कंडीशन पे ब्लीडिंग होती है। तो ब्लीडिंग को स्टॉप करने के लिए प्लेटलेट का एग्रीगेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता। तो प्लेटलेट का फंक्शन यही होता है, जो ब्लीडिंग होती है उसको स्टॉप करती है प्लग फॉर्मेशन करके और क्लॉट फॉर्मेशन करके। ठीक है ना, तो हम बात करें यहाँ पे एंटी प्लेटलेट ड्रग्स की। तो एंटी प्लेटलेट ड्रग कब दिए जाते हैं? द ड्रग्स विच इनहिबिट द प्लेटलेट एग्रीगेशन आर नोन एज एंटी प्लेटलेट ड्रग्स। तो प्लेटलेट का एग्रीगेशन को स्टॉप करने के लिए हम लोग एंटी प्लेटलेट ड्रग देते हैं। बट जो प्लेटलेट का फंक्शन तो नेसेसरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है, तो हम लोग फिर एंटी प्लेटलेट ड्रग क्यों देते हैं? कभी कभी ऐसी कंडीशन होती है जैसे कोई इंजरी हुई, स्किन में ब्रेक हुआ, ब्रेक होने के बाद जो क्लॉटिंग का प्रोसेस है वो तो स्टार्ट हो गया। क्लॉटिंग का प्रोसेस स्टार्ट होने के बाद जो अपने जो ब्लड वेसल है, ब्लड वेसल्स के अंदर प्लेटलेट का एग्रीगेशन ओवर हो जाता है। तो ओवर होने के अंदर उसके अंदर एक प्लग फॉर्मेशन होने लगता है। ठीक है ना, तो जब प्लग फॉर्मेशन होने लगता है तो वो तो एक एबनॉर्मल कंडीशन है। प्लग फॉर्मेशन होगा, ब्लड वेसल नैरो होगी और उनके अंदर ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट हो जाएगा, तो एक एबनॉर्मल कंडीशन है। और ये प्लग कभी कभी एम्बोलिज्म में भी क्रिएट हो जाता है। जब ये प्लग जो स्किन है, वो जो ये ब्लड वेसल है, ब्लड वेसल की जो लाइनिंग है उससे जब ब्रेक हो जाएगा, यहाँ से हटके जब मूवमेंट में आ जाएगा, फ्लो में आ जाएगा, ब्लड फ्लो में आ जाएगा, तो हम लोग उसको बोलेंगे एम्बोलिज्म। तो ये जो प्लग है प्लेटलेट के एग्रीगेशन से मिला है, तो ये प्लग कभी कभी एम्बोलिज्म में क्रिएट होने के बाद अपने जो सर्कुलेशन में, पूरी बॉडी के अंदर सर्कुलेशन में जाता है। तो ये कहीं पे भी ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट करता है और वहां पे कोई भी मतलब जैसे ब्रेन हो गया, हार्ट हो गया, तो वहां पे ब्लड की सप्लाई डिक्रीज हो जाएगी, तो वो एक सीवियर कंडीशन हो सकती है। तो मतलब वो सीवियर कंडीशन को ट्रीट करने के लिए हम लोग एंटी प्लेटलेट ड्रग देते हैं। जब भी ये प्लग फॉर्मेशन हो रहा है और एम्बोलिज्म हो रहा, तो इस प्लग को रप्चर करने के लिए, बस्ट करने के लिए हम लोग एंटी प्लेटलेट ड्रग्स का यूज करते हैं। ठीक है ना, तो प्लेटलेट एग्रीगेशन इज एसेंशियल स्टेप इन द फॉर्मेशन ऑफ द
हीमोस्टैटिक प्लग। तो जो प्लेटलेट का एग्रीगेशन है वो तो मतलब एक इम्पोर्टेंट और इनिशियल स्टेप है जब भी कोई इंजरी हो रही, बट इसका जो ओवर एग्रीगेशन होने लगता, प्लेटलेट का ओवर प्रोडक्शन होने लगता, वो एक प्रॉब्लम है। तो जब भी एम्बोलिज्म और जो प्लग फॉर्मेशन होगा प्लेटलेट के एग्रीगेशन के थ्रू, तो उस कंडीशन को ट्रीट करने के लिए हम लोग एंटी प्लेटलेट ड्रग्स का यूज करेंगे, ठीक है ना। तो क्लासिफिकेशन की बात करें तो जो एंटी प्लेटलेट ड्रग है वो बेसिकली 4 क्लासेस में डिवाइड किए गए। पीजी सिंथेसिस इनहिबिटर, नेक्स्ट फॉस्फोडाइस्ट्रेज इनहिबिटर, नेक्स्ट एडीपी एंटागोनिस्ट, और जो लास्ट है वो ग्लाइकोप्रोटीन सेकंड वी एंड थर्ड है रिसेप्टर एंटागोनिस्ट। तो सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं पीजी सिंथेसिस इनहिबिटर, जिसके अंदर एग्जांपल है वो है एस्पिरिन। तो इनका फंक्शन कैसे होता है, तो जब भी हमारी जो मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन ब्रेक हो रही, इंटीग्रिटी हो रही है, स्किन की इंटीग्रिटी ब्रेक हो रही, उस कंडीशन के दौरान जो एरेगनोइड एसिड है, एरेगनोइड एसिड रिलीज होगा। तो कॉक्स जो एंजाइम है, कॉक्स 1 एंजाइम, साइक्लोऑक्सीजनेज 1, तो साइक्लो जो ऑक्सीजनेज 1 जो एंजाइम है वो कन्वर्ट करती है एरेगनोइड एसिड को प्रोस्टाग्लैंडिन H2 के अंदर, ठीक है ना। तो जो एरेगनोइड एसिड है वो तो जब भी मतलब स्किन ब्रेक हो रही, स्किन की इंटीग्रिटी ब्रेक हो, उस कंडीशन में रिलीज हो रहा, और इसको कन्वर्ट जो एरेगनोइड एसिड है इसको कन्वर्ट कर रहा है प्रोस्टाग्लैंडिन 2 के अंदर। जो कन्वर्ट कर रहा है वो एक एंजाइम, उसका नाम है साइक्लोऑक्सीजनेज 1 एंजाइम, ठीक है ना। तो जो प्रोस्टाग्लैंडिन कन्वर्ट होता थ्रोम्बोक्सिन A2 के अंदर, तो ये थ्रोम्बोक्सिन A2 है, यही रिस्पॉन्सिबल होता है प्लेटलेट का ओवर एग्रीगेशन कराने के लिए, ओवर प्लेटलेट का प्रोडक्शन कराएगा और प्लेटलेट का ओवर एग्रीगेशन होगा, तो उस कंडीशन में प्लग फॉर्मेशन हो सकता और एम्बोलिज्म की कंडीशन क्रिएट हो सकती है। तो जो एस्पिरिन है, जो पीजी सिंथेसिस इनहिबिटर है, सिंथेसिस इनहिबिटर मतलब जो इस प्रोसेस को इनहिबिट करने वाले ड्रग हैं, उन्हीं को हम लोग बोल रहे हैं पीजी सिंथेसिस इनहिबिटर। तो जो एस्पिरिन है वो पीजी सिंथेसिस इनहिबिटर है। तो जो एस्पिरिन है, ये जो स्टेप है साइक्लोऑक्सीजनेज एंजाइम है, इसको ही मतलब स्टॉप कर देता। तो जो एस्पिरिन जो है ना, तो एस्पिरिन कन्वर्ट नहीं होने देता एरेगनोइड एसिड को प्रोस्टाग्लैंडिन H2 के अंदर। जब एरेगनोइड एसिड से प्रोस्टाग्लैंडिन H2 जब बनेगा ही नहीं, तो थ्रोम्बोक्सिन का भी प्रोडक्शन नहीं होगा, तो प्लेटलेट का जो एग्रीगेशन है वो भी नहीं होगा। तो इस प्रोसेस को पूरे को स्टॉप कर देता है एस्पिरिन, ठीक है ना। पीजी सिंथेसिस इनहिबिटर है, मतलब इस प्रोसेस को इनहिबिट कर देता, एरेगनोइड एसिड से प्रोस्टाग्लैंडिन H2 नहीं बनने देता, तो उसके बाद जो प्लेटलेट का एग्रीगेशन है वो भी नहीं होता। ये जो मैकेनिज्म और जो एक्शन था, ये था पीजी सिंथेसिस इनहिबिटर का। अब नेक्स्ट हम बात करें फॉस्फोडाइस्ट्रेज इनहिबिटर। तो फॉस्फोडाइस्ट्रेज इनहिबिटर के एग्जांपल की बात करें तो वह डाइपाइरिडामोल, ठीक है ना। तो फॉस्फोडाइस्ट्रेज इनहिबिटर कैसे वर्क करते हैं, तो जो फॉस्फोडाइस्ट्रेज इनहिबिटर है, तो एक एंजाइम होती है फॉस्फोडाइस्ट्रेज एंजाइम है। तो फॉस्फोडाइस्ट्रेज एंजाइम प्लेटलेट और ब्लड के अंदर ही पाई जाती है। तो जो ये डाइपाइरिडामोल है, तो डाइपाइरिडामोल जो फॉस्फोडाइस्ट्रेज एंजाइम है इसी को इनहिबिट कर देते। जब ये इनहिबिट हो जाती है तो मतलब ये हेल्प करती है प्लेटलेट के एग्रीगेशन में। तो जो डाइपाइरिडामोल, ये जो ड्रग है, जो डाइपाइरिडामोल, वो फॉस्फोडाइस्ट्रेज को इनहिबिट कर देता। तो ये फॉस्फोडाइस्ट्रेज एंजाइम इसी को इनहिबिट कर देगा, जो प्लेटलेट का एग्रीगेशन में हेल्पफुल होती है, यूजफुल होती है। तो जब ये इनहिबिट हो जाएगी तो जो आगे की प्रोसेस है प्लेटलेट एग्रीगेशन की, वो भी रुक जाएगी। अब इसकी हम डोज की बात करें तो डोज इसका 25 से 100 mg TDS के अंदर देते हैं। रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो हम लोग इसको एडमिनिस्टर करते हैं ओरली। और इसके साइड इफेक्ट की बात करें तो इसके कोई ज्यादा साइड इफेक्ट नहीं है, नॉर्मल हेडेक होता है, यही है इसका साइड इफेक्ट है। तो नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं, नेक्स्ट जो क्लास है वो है ग्लाइकोप्रोटीन सेकंड वी एंड थर्ड रिसेप्टर एंटागोनिस्ट। तो इसके अंदर आता एवेक्सिमेव आता है और टायरोफेवेन आता है और एपीफिबेटाइड आता है, ये सब इसके अंदर आते हैं ग्लाइकोप्रोटीन सेकंड वी और थर्ड रिसेप्टर के अंदर। तो इनका मतलब मोड ऑफ एक्शन क्या होता, तो जो ग्लाइकोप्रोटीन सेकंड बी और थर्ड ए रिसेप्टर है वो प्रेजेंट होते प्लेटलेट के ऊपर, प्लेटलेट की सरफेस पर प्रेजेंट होते। तो ये उन्हीं को मतलब इनहिबिट कर देते और ब्लॉक कर देते। जो टायरोफेवेन और एवेक्सिमेव जो ये ड्रग है वो जो ग्लाइकोप्रोटीन सेकंड वी और थर्ड रिसेप्टर है जो प्लेटलेट के ऊपर प्रेजेंट होते, उन्हीं को ब्लॉक कर देते, उन्हीं को इनहिबिट कर देते। तो प्लेटलेट के एग्रीगेशन की जो प्रोसेस होती है वो आगे फर्दर हो नहीं पाती है और ये स्टॉप हो जाती है प्रोसेस। जो इसका लास्ट क्लास है वो एडीपी एंटागोनिस्ट, जिसके अंदर आता है प्रासुग्रिल आता है, क्लोपिडोग्रिल आता है और टाइक्लोडीन आता है, ये सब एग्जांपल है एडीपी एंटागोनिस्ट। तो इनके एक्शन की बात करें तो ये
जो प्लेटलेट के एग्रीगेशन के लिए एडीपी की रिक्वायरमेंट होती है, एडीपी की नीड होती है। तो ये जो ड्रग होते हैं वो एडीपी को ही ब्लॉक कर देते, इनहिबिट कर देते। तो इस कंडीशन के अंदर भी प्लेटलेट का एग्रीगेशन, ओवर एग्रीगेशन नहीं हो पाता। तो मतलब इसके जो इफेक्ट होता है वो 5 से 7 दिन के अंदर शो होता है। और इसकी मतलब हम लोग डोज की बात करें तो इसका जो 250 mg बीडी में देते हैं, क्लोपिडोग्रेल की बात करें तो 75 mg ओडी में देते हैं, और प्रासुग्रेल की बात करें वो 10 mg ओडी के अंदर देते हैं। और जितने भी एडीपी एंटागोनिस्ट ड्रग है वो सब हम लोग ओरली देते हैं। इनका जो रूट की बात करें तो रूट इनका मतलब हम लोग एडमिनिस्टर करते हैं बॉडी के अंदर, ओरली करते हैं। तो ये चैप्टर अपना कंप्लीट हो गया, ड्रग ऑफ कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में मिलेंगे, तब तक थैंक यू।